गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, जिसमें इंट्रोडक्शन में दे चुका हूं कि गॉस थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ती थी। तो ये जो तस्वीर है ये गॉस नाम तो जॉन फेडरिक गॉस कहते हैं। कार्ल फेडरिक गॉस है इनका नाम। और 1777 से 1855, काफ़ी साल पुरानी बात है। तो जर्मन साइंटिस्ट थे और ये वैज्ञानिक भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। तो मैथमेटिशियन के साथ साथ इन लोगों ने जो है वो जियो फिजिक्स में भी काम किया हुआ, ऑप्टिक्स में भी काम किया, फिजिक्स की कई सारी ब्रांचेस और मैथ्स में भी। तो इन्होंने एक थ्योरम दिया जिसको बोलते हैं गॉस थ्योरम, और वो गॉस थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम में आता। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी ऐसी सरफेस पे जिसके ऊपर अगर हमको निकालना है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी एस। और उसका कैलकुलेशन इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन से बचने के लिए जो है वो गॉस थ्योरम दिया गया। तो गॉस थ्योरम क्या है? तो पहली चीज, इट इज एप्लीकेबल इन क्लोज सरफेस ओनली। इसका मतलब सरफेस सब तरफ से बंद होनी चाहिए, चार्ज उसके अंदर होना चाहिए। तो अपन देखें गॉस थ्योरम क्या है। सबसे पहले गॉस थ्योरम समझते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि this law gives a relation between electric flux through any closed surface called Gaussian surface and the charge enclosed in the surface। इसका मतलब क्या है कि कोई चार्ज एनक्लोज्ड है, कोई सी सरफेस है उसके आसपास, उसमें से फ्लक्स बाहर निकल रहा। तो जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है ये पता करने के लिए गॉस थ्योरम काम में आता। ठीक है, गॉस थ्योरम आपको पता पड़ा क्यों। अब उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि बाहर आ रहा है किसी सरफेस के, क्लोज सरफेस के, वो 1 अपॉन इप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस है। इसका मतलब इस सरफेस के अंदर यदि नेट चार्ज Q एनक्लोज्ड यदि Q है, तो इसको यदि इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें तो इसके अंदर कितना फ्लक्स होगा वो हमें पता पड़ जाएगा। तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, क्या बोल रहा है? बंद सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज है वो पता कर लो। तो उससे निकलने वाला फ्लक्स पता करने के लिए सिर्फ उस चार्ज को इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। अब ये इप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। इसमें से एप्सिलॉन नॉट निकाल लोगे तो 1/4 ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट इधर, तो 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इतना होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। 8.8 इंटू 10⁻⁻12 ऐसी कुछ आती। तो ये वाला जो फ्लक्स है ये कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया, प्लस आया तो प्लस लेना, माइनस आया तो माइनस लेना, और उसको इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना। जैसे मान लो कि किसी क्लोज सरफेस में प्लस माइनस दोनों चार्ज दे दिए उसने। उसने ये बोला कि ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर -Q1 है और +Q2 है। तो इसके अंदर का फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स इसका होएगा -Q1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन माइनस को माइनस में ही लेंगे और प्लस को प्लस में ही लेंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये गॉस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब आप गॉस थ्योरम जो है वो नोट कर लें। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी नोट कर लें कि ये इस तरीके से लगाया जाता है। दूसरी चीज़, ये एक फंडामेंटल थ्योरम है, ये सब क्लोज सरफेस पे लगेगी। और क्लोज सरफेस रियल और हाइपोथेटिकल दोनों हो सकती है। रियल का मतलब क्या है कि सही में कोई ग्लास रखा हुआ हो, या हमने सिर्फ कल्पना कर ली हो, या सही में कोई क्यूब हो, या हमने सिर्फ ऐसा इमेजिनरी क्यूब बना लिया हो इसके आसपास। हर केस में लगता है। ठीक है, किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आंसर Q/ε0 ही आता है। ठीक, और ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड सब में लागू होता है। ठीक है, हर तरह के मैग्नेटिक फील्ड में लागू होता है, लेकिन उस अगर वेरिएबल है तो उस समय का फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स निकलेगा। तो ये लिख लीजिए गॉस थ्योरम। पॉज दबाइए, लिख लें यहाँ तक। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं।
ये भी नोट कर लें। चलें अब अपन आगे देखें गॉस थ्योरम जो रहता है उसको क्या क्या काम में लाया जा सकता है। ठीक है, अब गॉस थ्योरम जो रहता है उसको क्या क्या काम में लाया जा सकता है उसके पहले मैं इसको प्रूव करता हूँ कि एक आया, तो अपन इसको लगा के देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो लगाने के पहले एक बार ये जरा देख लें कि ये कब कब कैसे लगाते हैं कि पहले कहाँ लगता है ये देख लें। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, तो कोई भी गॉस थ्योरम तब लगेगा जब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो। ठीक है, और वो फ्लक्स बता देता, तो फ्लक्स बता देता है तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज कॉल्ड फ्लक्स, और ये बोल रहा है कि फ्लक्स इज क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट विच इज एनक्लोज्ड, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये क्या है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज कॉल्ड फ्लक्स एंड इट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन इप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये फ्लक्स, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे जब हमको कुछ चीज डिराइव करनी हो। ठीक, टोटल फ्लक्स इससे निकाल देंगे हम। आई बात समझ में? चलिए अब उसके बाद आगे देखें कि ये क्या बोल रहा है कि जब सिमेट्री हो, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री हो तो इसको आसानी से लगाया जा सकता, जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, लॉन्ग सिलेंडर्स और शीट्स में। अब सिमेट्री होने का मतलब क्या चार्ज में, तो जैसे मान लो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है कि एक स्फीयर पे है, स्फीयर पे है का मतलब क्या हुआ, ये स्फीयर है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इसके ऊपर सिमेट्रिकल है। देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जितना इस साइड है उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर। ठीक है, दोनों तरफ एक जैसा, जैसे ताजमहल बीच में से लाइन खींचे तो सिमेट्रिकल है दोनों तरफ से, तो ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे लागू होता है जैसे कि स्फीयर। उसके बाद जैसे मान लें कि एक लाइन चार्ज या लॉन्ग सिलेंडर है, तो सिलेंडर यदि है तो भी उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकली है। ठीक है, ये स्फीयर के केसेस में और सिलेंडर के केसेस में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे देखें, ये अगर सिलेंडर बनाया हमने तो इस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरी सरफेस पे सिमेट्रिकल, जितना इस साइड है उतना ही उस साइड भी है। तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब सिमेट्रिकल हो तो उस केस में इसको उपयोग में लाया जा सकता है सिलेंडर के केस में। ठीक है, स्फीयर के केस में और शीट के केस में भी ला सकते हैं, जैसे शीट है ये। ठीक है, और इस शीट का अगर किसी ने बोला कि भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखें इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो इस तरीके से केसेस में इसको लगा सकते हैं। और भी कई केसेस में लगा सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में मेजरली तीन ही हैं। एक तो शीट चार्ज है, दूसरा सिलेंड्रिकल या फिर लाइन चार्ज है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे स्फीयर है, जिसमें हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ऐसे सब तरीके के स्फीयर पे लग सकता। ठीक है, अब लगाना कैसे है, तो इसको लगाने के लिए स्टेप्स, तो जो स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स वो ये है कि सबसे पहले सिमेट्रिक ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पैटर्न कर लो और इसके लाइंस को निकाल लो। जैसे मान लें कि अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड देता है एक स्फीयर में। ठीक है, तो इसके लिए अगर तुम कोई गॉसियन सरफेस चुनोगे तो उसके लिए एक ऐसी गॉसियन सरफेस चुनी जाएगी जिससे एंगल कांस्टेंट बना रहे। अब सबसे पहली चीज गॉसियन सरफेस क्या है, तो एक चार्ज को एनक्लोज करने के लिए, घेरने के लिए एक सरफेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, और सरफेस बनानी पड़ेगी तो इस सरफेस का तुम कुछ भी शेप ले सकते हो, तुम चाहो तो स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा है वैसा शेप ले सकते हो। लेकिन उसमें क्या करना, ऐसी गॉसियन सरफेस चुनना, ऐसी सरफेस बनाना उसके आसपास जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो उससे आइदर पैरेलल हो जाए उस सरफेस से या परपेंडिकुलर हो जाए। अब जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि एक इस तरीके का फील्ड है, मान ले कि स्ट्रेट ऐसा फील्ड है, अब इसके लिए ये 3 डायमेंशनल है,
इसके लिए कोई गॉसियन सरफेस चुनो। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस चुनने के लिए अगर अपन एक रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस चुन ले तो ये सारे की सारी फील्ड लाइंस इससे परपेंडिकुलर हो जाती हैं। या फिर अगर अपन एक पैरेलल चुन ले, पैरेलल मतलब यूं, तो सारी की सारी फील्ड लाइंस इससे पैरेलल हो जाती हैं। तो ये दोनों गॉसियन सरफेस चुनने में फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि एंगल जो है वो कांस्टेंट हो जाता है थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ। तो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के साथ यदि कांस्टेंट हो जाए, ऐसी गॉसियन सरफेस चुननी है, ऐसी सरफेस लेनी है। ठीक है। अब इस सरफेस पे वो क्या बोल रहा है कि इस सरफेस पे गॉस थ्योरम लगाओ और जितना चार्ज उसके अंदर एनक्लोज कर दिया है तुमने वो पता कर लो। ठीक है। तो चार्ज एनक्लोज उसका जितना भी है, जैसे इसमें इतना चार्ज एनक्लोज किया है, या मान लो कि मैं इसको घेरूं तो इसको मैं तो स्फीयर से घेर दूंगा, तो स्फीयर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो गया वो पता कर लो और फिर गॉस थ्योरम लगा दो। ठीक है। तो अब अपन इसमें कुछ कुछ जगह पे अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे था तो गॉस थ्योरम को प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, कि गॉस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है कि नहीं, किस किस चीज़ पे एप्लीकेबल है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक पेज इंसर्ट कर दूँ इसके अंदर ज़रा। देखें यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं अपन गॉस थ्योरम को। क्वेश्चन ये है प्रूफ गॉस थ्योरम। तो किसी के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, किसी भी सरफेस के लिए। तो यहाँ जो सरफेस के लिए जिसके लिए हम प्रूव कर रहे हैं वो सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे, और क्यों बनाएंगे वो भी देखें आप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सरफेस लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक चार्ज रख देते हैं। तो मान लो मैंने एक चार्ज लिया, क्यू ले लिया, प्लस क्यू। सबसे पहले तो मैं ये पता करना पड़ेगा कि इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो स्फेरिकल बाहर निकलती है, जिसको रेडियली आउटवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स निकलती है मतलब क्या, ये इस तरीके की लाइंस इसमें से निकलेगी रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, और ये तुम ऐसा मत समझना कि कागज पे ही है, ये कागज से बाहर भी है 3 डायमेंशनली। इसका मतलब ये इस तरीके से बाहर भी निकली हुई है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा गोला है, सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है जिसके आसपास लाइंस निकल रही। अब तुमको क्या करना है, गॉसियन सरफेस ढूंढनी है। तो देखो ये जो मैंने बनाई है पीले कलर की सरफेस, ये इसकी गॉसियन सरफेस बहुत अच्छी बनी। ये गॉसियन सरफेस मैंने स्फीयर ले लिया। स्फीयर लेने का फ़ायदा, मान लो कि मैं क्यूब ले लेता इसकी जगह, तो उसका क्या नुकसान होता। तो अगर मैं इसकी जगह मान लें कि क्यूब ले लूँ, इसको मिटा दूँ, ठीक है, और इसकी जगह मैंने बोला कि अब यहाँ पे क्या करो कि क्यूब ले लो एक। तो ये गॉसियन सरफेस जब तुम लोगे उसकी क्यूब के रूप में, तुमको ऐसा कुछ क्यूब लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कि क्या इस क्यूब का एंगल फिक्स है इस लाइन से, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से, कि कुछ बदल रहा है। क्या ये एंगल वही है जो ऊपर था, क्या ये एंगल वही है। तो उसका आंसर नहीं है, कुछ तो कभी चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है गॉस का, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl E डॉट ds। ठीक है, एरिया का इंटीग्रेशन करना है इसके अंदर। मैंने ऊपर dl तो नहीं लिखा दिया, कहीं पे मैंने लिखाया था वहाँ देख लेना, E डॉट ds है बेसिकली, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन होता है इसके अंदर, पूरी सरफेस का एरिया निकालना पड़ता है, न कि लाइन का। ठीक है, मैंने पीछे कहीं लिखाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने dl लिख दिया, बोल दिया उसको। हाँ, यहाँ पे देखो ये dl बोल दिया मैंने इसको। तो ये dl की जगह इसको क्या करो, ds करो। ठीक है, अगर आपने लिखा हो तो इसको काट दें यहाँ पे और इसको ds कर दें। ds मतलब सरफेस इंटीग्रेशन। अंतर क्या है, अगर मेरे को सिर्फ बार बार घूमना है इस सरफेस ये लाइन पे तो इसको dl बोलते हैं, लेकिन मुझे अगर उसका एरिया चाहिए अंदर अंदर तक का तो मुझे उसको ds बोलना पड़ेगा।
ठीक है। तो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये अपने को उपयोग में लाना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूले में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, यानी ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा। अब क्या हुआ कि ये हट गया, वेक्टर हट गया, और क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम। क्लियर हुई बात। अब गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि सरफेस इंटीग्रेशन करो। किसका सरफेस इंटीग्रेशन करो? ds का e के साथ, लेकिन थीटा भी डालते जाओ। अब देखो यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है, तो इसका एरिया जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो मान लो कि यहाँ पे एरिया ये है dA, तो इसके बीच में एंगल जो आएगा वो एंगल यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में नहीं आएगा। मैंने तुम्हें एरिया के बारे में बताया था कि एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस एंड इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। एरिया का वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, और वो किधर होता है? ऑब्जर्वर की तरफ आउटवर्ड्स होता है, ऐसा मान लो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये एरिया वेक्टर है तो उस केस में ये एंगल अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया। तो जब एंगल अलग होंगे ना तो ये थीटा बाहर कॉमन नहीं निकल पाएगा, और कॉमन नहीं निकल पाएगा तो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे, ठीक है। वी विल चूज a Gaussian surface such that theta remains constant. Where theta is angle between area vector and electric field vector at that point, जिस पॉइंट की बात की जा रही है। अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया इसमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमने क्या किया कि इसके लिए एक दूसरी सरफेस सोची। दूसरी सरफेस क्या सोची? तो इसको मैं कॉपी करके बनाता हूँ इधर साइड, दूसरी सरफेस। तो ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है, और ये सरफेस ही मिटा दी मैंने। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, इस तरीके का जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था इसका, तो उसमें क्या कोई और सरफेस हो सकती है जिससे ये फील्ड का एरिया चेंज ना हो? तो उसका आंसर है हो सकती है। यदि आप एक स्फीयर ले लो, ये सोचो कि एक बॉल हो ये, ठीक है, और जो बॉल है वो 3 डायमेंशनल है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि फिगर 2 डायमेंशनल बनता है, तो ये सही में बॉल ही है, ठीक है। इस तरीके से बॉल है 3 डायमेंशनल, ठीक। तो हमने क्या किया कि इसको बॉल ही ले ली, बॉल से इसको घेर लिया, किसको? इसको। अब ये जो गॉसियन सरफेस आई है इसका एरिया देखें इस जगह पर, इस जगह पर इसका एरिया कैसा होगा? तो इसका एरिया होगा इस साइड, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड है। यहाँ देखें तो एरिया परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो एरिया होगा इस साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और एरिया भी इसका इसी साइड है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हर जगह पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच थीटा 0 डिग्री आया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो अपना लाइन सरफेस इंटीग्रेशन है ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, उसमें जो कॉस थीटा आता है यहाँ पे ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा, वो थीटा में हम हमेशा 0 रख पाएंगे इस पर्टिकुलर केस में। तो हमने इसलिए क्या किया कि थीटा बराबर 0 डिग्री बन जाए हर बार, ऐसा सरफेस चुना। तो वी चूज अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो क्या ये अपने हाथ में था कि हम कुछ भी चूज कर ले? तो उसका आंसर है हाँ, कुछ भी चूज कर सकते हो, लेकिन फायदा देखना है कि कॉस थीटा हटे किस तरीके से। अब कॉस 0 1 था, हट गया, तो वेक्टर भी हट गया ऊपर से। अब यहाँ मैंने लिख दिया कॉस 0 बाहर कर दो, और कॉस 0 बाहर करने के बाद ई डॉट डी एस ले लो, ठीक है।
अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा होना चाहिए उस सरफेस पे जो कि कांस्टेंट हो। इसके पहले जब अपन ने ली थी स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं आ रहा था। मान लो कि एंगल का झंझट हटा दे तो इस जगह से यहाँ तक की दूरी अलग होती है और यहाँ तक की दूरी अलग होती है, और ये सब दूरियाँ अलग अलग हैं। जो इस सरफेस पे आ रही है लाइनें, उन सबके डिस्टेंस अलग है सेंटर से। तो जब डिस्टेंस अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल का क्या होता है, एक सिर्फ सिंगल चार्ज का क्या होता है, KQ/R²। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंसेस अलग अलग होंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा हर जगह पे, क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड है इन्वर्सली। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग। जो आ गया पास में वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, और जो दूर चला गया वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो ये कॉर्नर्स तो दूर पे हैं और ये वाली जगह पास पे। तो हमने क्या किया कि स्क्वायर की जगह एक स्फीयर ले लिया। स्फीयर में फ़ायदा क्या है कि हर जगह पर आर उतना ही आएगा। ये पॉइंट भी इससे उतनी दूरी पे, ये पॉइंट भी उससे दूरी पे, और सरफेस तो हमें चुननी है। तो हमने इसको केंद्र बना के, इसको सेंटर बना के ऐसी सरफेस चुनी जिससे सब दूर ई एक जैसा आए। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ, हियर आवर ई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, हियर आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो constant. Why? Because distance from the Gaussian surface, from each point of Gaussian surface is same. प्रत्येक बिंदु का Gaussian surface से दूरी बराबर। अब दूरी बराबर है तो ये cos 0 तो 1 हो गया, तो इसकी जगह तो मैंने 1 रख दिया और e को भी बाहर कर लिया। तो e को बाहर कर लिया, सरफेस इंटीग्रेशन ds बचा, विच इज इक्वल टू Q/ε0। अब यहाँ पे अपने को ये समझना पड़ेगा कि सरफेस इंटीग्रेशन क्या होता है। सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी सरफेस के छोटे छोटे टुकड़े लो और उन सबको जोड़ दो। तो जोड़ने से जितना एरिया बनेगा उसको सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं ढंग से, लेकिन हम इतना तो समझ पाए कि अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, अगर एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है और उसने बोला कि इसका सरफेस इंटीग्रेशन करो, तो हमको ये समझ में आ गया कि छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इनको जोड़ना है, और इनको जोड़ के जो बनता है उसका एरिया, तो इनको जोड़ के तो स्क्वायर ही बनेगा, और स्क्वायर का एरिया हमें आता है, वो होता है A²। इसका मतलब सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दिस फिगर इज A²। यही बात समझ में, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। मान लो किसी ने बोला कि जो है वो इस तरीके का कोई फिगर है, ये सर्कल जिसकी रेडियस R है और इसका एक छोटा टुकड़ा, उसका यहाँ से यहाँ तक का जो टुकड़ा है उसका एरिया ds है। और अगर तुमने सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds किया तो बताओ क्या आएगा, तो हम बोल देंगे πr² आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो सरफेस एरिया ही देने वाला है। और सरफेस एरिया ऐसे जुड़ता जाएगा, जैसे धीरे धीरे कलर हो रहा है ना, धीरे धीरे जुड़ रहा है। अब ऐसे जुड़ते जुड़ते इंटीग्रेशन क्या कर देगा, उसका इंटीग्रेशन उसका यहाँ से यहाँ तक का एरिया अपने आप बता देगा। तो वो एरिया हमें पहले ही पता है सर्कल का, तो नोन सरफेसेस लेनी है जिसका एरिया हमें पता है, उसका सरफेस इंटीग्रेशन अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ तो अपन ने स्फीयर लिया, ठीक है, तो ये तो सर्कल है, ये ध्यान रखना है 2D ये सर्कल है, वो स्फीयर है वहाँ पे। तो स्फीयर का सरफेस इंटीग्रेशन चाहिए, तो स्फीयर का सरफेस इंटीग्रेशन तुम्हें पता हो तो 4πr² आता, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। यहाँ 4πr² रख दिया, Q/ε0 कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ से नीचे, तो E बच जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट इज इक्वल टू 1/4πε0 r² और ऊपर Q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही है जो पॉइंट चार्ज के कारण होता है? तो उसका आंसर है हाँ वही है, हमने पहले भी निकाला था इसको, तो उसके जैसा ही आ गया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि गॉस का थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाता है, ठीक है। गॉस का थ्योरम क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाता है। तो ये तो एक्चुअली सीधा सीधा किया, उसने पूछा था गॉस थ्योरम प्रूव करो, ठीक है। अभी अपन ने क्या किया, गॉस थ्योरम का उपयोग करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ठीक है, किसका, एक पॉइंट चार्ज का। तो ये क्वेश्चन बदलना पड़ेगा, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
फॉर पॉइंट चार्ज। ये क्वेश्चन का ही आंसर हो गया। अब अगर उसने पूछा होता कि भाई तुम ये बताओ कि गॉस थ्योरम प्रूव करो, तो हम इसको उल्टा कर देते, सारी स्टेप्स यहाँ से लेते उल्टा कर देते हैं, तो गॉस थ्योरम प्रूव हो जाता। ठीक है, तो अगर उसने बोला है कि प्रूव गॉस थ्योरम, तो इसको कुछ नहीं करना, हम अब की बार बोल देंगे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 होता है Q/r²। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। अब पॉइंट चार्ज के लिए होता है तो फ्लक्स कितना होता है? Q/ε0। ये प्रूव करना है, टू प्रूफ। अब हमें फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पता है? फ्लक्स का फॉर्मूला सरफेस एरिया इंटू E.ds होता है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये गॉस थ्योरम है, और ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये बताया गॉस ने। कौन सा वाला? ये वाला बताया गॉस ने, ये गॉस थ्योरम है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ही है। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब बराबर नहीं प्रूव करते हुए चलना है, अब अपने को यहाँ से स्टेप्स लेनी है, ये वाली स्टेप्स लेनी है कि हमें फॉर्मूला पता है और हम गॉस थ्योरम ले आएंगे इससे। तो हमने यहाँ पे स्फीयर कंसीडर किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल का हमने बोला हमें पता है, वो ये आता, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल का ये आता है। तो इस चार्ज पार्टिकल के लिए ही प्रूव कर रहे हैं, तो इसकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दें यहाँ पे 1/4πε0 Q/r², और ds रहने दें। अब इसको बाहर निकाल लें, 1/4πε0 Q/r², इसको बाहर निकाल लें, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds कर दें। अब सबको पता है कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds स्फीयर का होगा, स्फीयर का होगा तो उसकी जगह क्या डाल दिया जाएगा? अभी जो सरफेस एरिया निकाला था, इट इज़ 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो बचाएगा Q/ε0। तो इससे ये आ गया, कहीं से भी कान पकड़ लो। ठीक है, ये प्रूव कराने के लिए बोले तो हम बोल देंगे कि हमें पहले से पता है ये फॉर्मूला है, इससे ये प्रूव कर लिया, और नहीं पता है तो इन दोनों को यूज़ करके ये डिराइव कर लिया। मतलब कुछ भी किया जा सकता है, एक चीज़ पता होनी चाहिए कोई सी भी। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन भी हो गया और एक प्रूफ भी हो गया स्फीयर वाला, और लगाना भी सीख लिया हमने। तो अब कोई इसी जगह पे आएगा तो ये स्टेप्स लगा लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है गॉसियन सरफेस चुनना। तो लिख लें इसको, क्वेश्चन लिख लें और आंसर लिख लें, और गॉस थ्योरम लगाना सीख लिया आपने। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत काम आएगा, क्योंकि कई जगह पे ऐसे क्वेश्चन दे देगा वो जो बिल्कुल ही नए हैं, और आपको उसमें गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगा, उससे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। याद करे हुए क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, लगाते कैसे हैं। ठीक है, रटा हुआ क्वेश्चन आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम उसी वक्त डिराइव कर देंगे, क्योंकि हमने डेरिवेशन से फंडामेंटल से फिजिक्स पढ़ी है, सिर्फ रटी हुई फिजिक्स नहीं पढ़ी है। ठीक है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल से फिजिक्स पढ़ना। चलिए आगे बढ़ाएं। यहाँ से नोट कर लें, पॉज दबा दें और नीचे कर रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, पॉज दबाओ, और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाओ। ये लाइन इंटीग्रेशन समझा रहा था मैं आपको, सरफेस इंटीग्रेशन, सॉरी, इट इज सरफेस इंटीग्रेशन। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, चलिए अब और नीचे ले लेता हूं। चलिए क्वेश्चन देखें। 3 point charges -q + q and q are placed in a region shown in, मतलब ये जो रीजन शो किया हुआ है इसमें, a point P is imaginary and it is on the Gaussian sphere enclosing -q and q. What is the flux over the sphere? Which of the following charge contribute to the intensity of the field? तो पूछना ये चाह रहा है कि ये स्फीयर पे कोई पॉइंट है P सरफेस पे, ठीक है, 3 point चार्जेस -q, ये -q, ये +q और ये सिर्फ q are placed in a region as shown in the figure. P is a point in the imaginary Gaussian surface. तो P एक पॉइंट है, कहीं पे भी मान लो, यहाँ मान लो P पॉइंट है इमेजिनरी Gaussian surface पे। -q and +q are inside and q is outside. तो ये जो Gaussian surface बनी है ना, ये वाली,
तो इस गॉसियन सरफेस पे माइनस क्यू और प्लस क्यू कहाँ है, तो वो तो अंदर है, लेकिन कैपिटल क्यू बाहर है, और ये गॉसियन सरफेस। क्वेश्चन ये पूछा है कि फ्लक्स ओवर द स्फीयर क्या है, फ्लक्स स्फीयर में से जाने वाला कितना है। तो देखो फ्लक्स के लिए तो फॉर्मूला उसने दिया है, फ्लक्स का फॉर्मूला है Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, दिस इज फ्लक्स, और पॉजिटिव निगेटिव साइन लेना है। इसका मतलब प्लस Q के कारण जो फ्लक्स आएगा वो आउटसाइड आएगा, तो बाहर निकलता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव है, फ्लक्स इज पॉजिटिव आउटवर्ड्स, बाहर निकलता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव है, और अंदर आता हुआ जो फ्लक्स है वो निगेटिव है। ठीक है, माइनस क्यू होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अंदर जाएगी ना, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस यदि अंदर जाती हुई दिख रही है, इसका मतलब फ्लक्स निगेटिव है, इनवर्ड्स है। तो इस तरीके से दो प्रकार के फ्लक्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्लक्स। ठीक है, एक बाहर निकलता हुआ और एक अंदर जाता हुआ। दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। ठीक, अब यहां पे जो है वो क्या हुआ, दोनों तरह के माइनस क्यू प्लस क्यू, तो माइनस क्यू प्लस क्यू है तो फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन इप्सिलॉन जीरो एक के कारण, और क्यू अपॉन इप्सिलॉन जीरो दूसरे के कारण। इसका मतलब कुल मिला के फ्लक्स जीरो हो गया। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछे कि एक डायपोल रखा हुआ है, डायपोल, तो डायपोल में तो प्लस क्यू और माइनस क्यू पेयर में ही आते हैं ना, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो बोलना इसकी कोई सी भी सरफेस से घेर लोगे, चाहे लिप से घेर लो, इलेप्टिकल या किसी भी चीज़ से, इससे जितना फ्लक्स बाहर जाएगा उतना ही अंदर आएगा। तो डायपोल के कारण फ्लक्स जो होता है वो हमेशा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, तो जीरो ही हो जाता, तो फ्लक्स इज जीरो ऑलवेज। ठीक है, डायपोल के कारण फ्लक्स क्या होता है, हमेशा ही जीरो होता है, एक तरीके से डायपोल ही। ठीक है, तो पहली चीज समझ में आ गई आपको, फ्लक्स में साइन देना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस कंट्रीब्यूट टू द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट पी, इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसमें कौन कौन से चार्ज हिस्सा ले रहे हैं, 1 2 3 में से कौन कौन से चार्ज हिस्सा ले रहे हैं। तो उसका आंसर है, बी वाले पार्ट का आंसर है कि इसमें सारे ही चार्जेस हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, ऑल चार्जेस। अब तुम बोलोगे कि फ्लक्स तो दो ही बना रहा, अरे तो फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो क्या ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, क्या ये नहीं बनाएगा, क्या ये सरफेस से तुमने बाहर कर लिया तो ये बनाना बंद कर देगा, क्या ये भी तो बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में तो सब कंट्रीब्यूशन करेंगे ना, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, पर फ्लक्स के लिए गॉसियन ने क्या बोला कि जो सरफेस के अंदर आ गया बस उतना ही काम का। ठीक है, इसलिए अगर उसने पूछा विच ऑफ द चार्जेस कंट्रीब्यूट इन द इंटेंसिटी ऑफ दिस, तो उसका आंसर आएगा ऑल। इंटेंसिटी सभी बनाएंगे लेकिन फ्लक्स सिर्फ बनाएगा गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो कि एनक्लोज्ड होगा। तो यहाँ पे एनक्लोज लिखा हुआ, ये एनक्लोज्ड। ठीक है, ये वाला जो चार्ज है ये कैसा है, ये एनक्लोज चार्ज है, बचे हुए में कोई एनक्लोज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन, नीचे ले रहा हूं, बी वाला भी नोट कर लीजिए, इसका आंसर है ऑल। चलिए अब और नीचे ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए इसका क्या आएगा। बहुत सारे बच्चे इतनी नींद में होते हैं कि उसका आंसर सी बताते हैं कि इसका आंसर सी, जबकि इसका आंसर सी नहीं है। अब जैसे ही मैं बोलता हूँ ना सी नहीं है, तो क्लास में कुछ बोलते हैं हाँ सी नहीं है, बी है उसका, वो बी वाले भी नींद में ही थे। अरे ये 4 ऑप्शन नहीं है, ये 4 जो है वो क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, उनको आदत पड़ गई होती है बी सी चिल्लाने की। ठीक, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 4 अलग अलग जगह पे फ्लक्स निकालना। अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस बी, इसकी रेडियस बी है सिलेंडर की। ठीक है, अब सिलेंडर की रेडियस अगर बी है तो उस केस में पूछ रहा है कि बताओ कि फ्लक्स क्या है उसका। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए, फ्लक्स क्या है ऐसा पूछा उसने, बताएं भाई फ्लक्स क्या है।
तो इसमें गॉस की लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से हो जाएगा। फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा। कब लगाना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो उसका आंसर है हाँ, सीधी सीधी तो दिख रही है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हाँ सीधी सीधी दिख रही है, इस डायरेक्शन में दिख रही है, यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है, सभी इधर हैं तो ये भी इधर ही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फिर गॉस लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो अपन ई डॉट डी एस लगाएं, या ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएं, या फिर अपन गॉस लगाएं। तीन ऑप्शन है हमारे पास। तो ये तीन ऑप्शन में से लास्ट वाले तब लगाने जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लग सकते हैं, तो उसका आंसर यहाँ लग सकते हैं, पर क्यों लगाएंगे इतना कठिन। ठीक है, जब अपना सादे फॉर्मूले से काम चल रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तभी लगेगा। और ये वाला जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो या फ्लक्चुएटिंग हो, सब में लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलवेज लगता है, जबकि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट में ही लगा पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो ही कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, फ्लक्स द लेफ्ट एंड ऑफ द सिलेंडर। लेफ्ट एंड ऑफ द सिलेंडर मतलब ये, इससे कितना फ्लक्स जा रहा है भाई, तो इससे कितना फ्लक्स जा रहा है, तो इसका जो फ्लक्स है वो ई डॉट ई। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ए का क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा। अब थीटा क्या लोगे, एरिया। तो इस जगह पे एरिया जो आएगा वो ऐसा आएगा डी ए, ये एरिया आएगा बाहर की तरफ आउटवर्ड्स। ठीक है, तो एरिया इधर का लोगे तो इस साइड आ जाएगा, इधर का एरिया कोई बोलेगा तो इधर का एरिया इस साइड आ जाएगा। ये एरिया वेक्टर है। और अगर किसी ने बोला यहाँ एरिया किधर है तो ऊपर आ गया, अगर किसी ने बोला यहाँ एरिया किधर है तो नीचे आ गया। तो ये थ्री डायमेंशनली सब दूर एरिया वेक्टर घूमता रहेगा इसका। अब ये तुमको देखना है कि एंगल कितने का बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस साइड और एरिया वेक्टर इस साइड, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फाई इज इक्वल टू की जगह ई, ए एरिया, इसका एरिया सर्कल का पाई बी स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ही बी है ना भाई। रेडियस आर की जगह उसने क्या दे रखी है, बी दे रखी है। तो एरिया ऑफ द सर्कल निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई बी स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई बी स्क्वायर। तो ये आ गया, लेकिन कॉस की जगह डालना पड़ेगा 180, क्योंकि थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है और कॉस 180 -1 होता है, -1 होता है, इसलिए फ्लक्स माइनस में आएगा, माइनस ई पाई बी स्क्वायर। और ये बात पक्की थी क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स था, इनकमिंग फ्लक्स जो है वो माइनस में आता, इनकमिंग फ्लक्स माइनस में होता। ठीक है, ये वाला आउटगोइंग है इस वाली सरफेस पे, देखो यहाँ से बाहर जा रहा है ना, तो ये प्लस में आएगा। इसका भी निकाल देते हैं हाथ के हाथ, बी में। तो राइट एंड ऑफ द सिलेंडर बोल रहा, बी में राइट एंड ऑफ द सिलेंडर, राइट एंड ऑफ द सिलेंडर सेम आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई की जगह ई, एरिया की जगह पाई बी स्क्वायर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 और कॉस 0 1 होता है, इसलिए इसका फ्लक्स आएगा प्लस ई पाई बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ई पाई बी स्क्वायर। अब किसी ने बोला सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस में से बताओ भाई, तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस में देखो हर जगह पर एरिया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 पे है, हर जगह पे। यहाँ पे भी देख लो, जो तुमको 3 डायमेंशनल तुम सोचोगे उसमें भी तुमको 90 पे ही मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ना, और एरिया वेक्टर तुम्हारा इस डायरेक्शन में, तो 90 पे ही आ रहा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और कॉस 90 0 होता है, इसका मतलब सिलेंड्रिकल में फ्लक्स है ही नहीं। तो ये जो वाला जो फ्लक्स है सिलेंड्रिकल सरफेस पे है ही नहीं, तो ये कर्व सरफेस के हैं सिलेंड्रिकल। अब उसने बोला है कि क्लोज सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्लोज सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर मीन्स फुल सिलेंडर। अब फुल सिलेंडर में क्या हुआ कि ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, और ये हो गया 0, ये हो गया निगेटिव। इस तरीके से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो तो तीनों को जोड़ के आएगा, φ1 + φ2 + φ3। अगर इसको अपन φ3 बोले या φ2 बोले और φ1 बोले तो जुड़ जाएगा, और जुड़ने से टोटल फ्लक्स कितना आने वाला है, वो भी 0 आने वाला है। उसका रीज़न क्या है 0 आने का, कि जो आता है वो जाता है, तो जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही फ्लक्स जा रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं ठहर रहा। और यदि कुछ ठहर रहा होता, इसका मतलब अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ, आने वाला जाने वाले के बराबर होना चाहिए, यदि अंदर चार्ज नहीं है तो। ठीक है,
तो नोट क्या है इसमें, पहले भी बताया था, अगर सिलेंडर के अंदर चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज एनक्लोज नहीं है, एनक्लोज नहीं है, अगर सिलेंडर के अंदर चार्ज एनक्लोज नहीं है तो टोटल फ्लक्स ज़ीरो आएगा। ये सिलेंडर क्या, कुछ भी चीज़ अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी तो उस केस में टोटल फ्लक्स ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है। अगर अंदर कुछ होगा तो फिर फ्लक्स ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लिख लें। पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। चलिए और नीचे ले लेता हूं, लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फ्लक्स एंटरिंग ए क्लोज सरफेस इज 2000 वोल्ट मीटर एंड लीविंग इज 12,000 वोल्ट मीटर, फाइंड द चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब यहाँ क्या हुआ कि जो फ्लक्स अंदर आ रहा है वो 2000 ही, और जो बाहर जा रहा है वो 12,000 है। ऐसा तो हो नहीं सकता, 2000 आएगा तो 2000 ही जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। और अगर 2000 लोग आ रहे हैं और बाहर 12,000 लोग जा रहे हैं, इसका मतलब अंदर पहले से कोई बैठे हुए थे, वो चले गए बाहर। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि मान लें कि जो सरफेस है वो कैसी है, क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस पे ही लगा पाएंगे, तो कुछ भी मान लो, सिलेंडर मान लो, स्फीयर मान लो, अभी मैं सिलेंडर मान लेता हूँ। चलो, तो ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल सरफेस जो है उसको मैंने क्या किया, क्लोज सरफेस मान लिया। अब वो क्या बोल रहा है कि इधर से जो फ्लक्स एंटर कर रहा है वो तो है 2000 वोल्ट पर मीटर का, वोल्ट मीटर का, सॉरी, वोल्ट मीटर यूनिट है इसकी, फ्लक्स की, फ्लक्स वोल्ट मीटर का। और जो बाहर निकल रहा है वो बहुत सारा निकल रहा, इसका मतलब अंदर प्रोडक्शन चल रहा। कमरे के अंदर क्या चल रहा हमको पता नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि अगर बाहर 12,000 निकला, इसका मतलब अंदर कुछ गड़बड़ है। नहीं तो 4 गए थे और 12 बाहर निकले, या 2 गए थे 12 बाहर निकले, ऐसे कैसे हो सकता। ठीक, तो उस केस में अंदर कुछ ना कुछ चार्ज रखा हुआ है जो कि फ्लक्स बना रहा होगा। तो उसने पूछा भाई अंदर कितना चार्ज रखा हुआ, तो जितना भी एक्स्ट्रा बन रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स इसी का होगा। तो हमने क्या बोला है कि फ्लक्स जो बाहर आ रहा है में से फ्लक्स जो अंदर आ रहा है सब्सट्रैक्ट कर दो, तो वो फ्लक्स मिल जाएगा जो अंदर का चार्ज बना रहा है। ये फ्लक्स कौन बना रहा है, अंदर का चार्ज बना रहा है। आई बात समझ में, ये फ्लक्स कौन बना रहा है, अंदर का चार्ज बना रहा है, इतना। तो अंदर का चार्ज जो फ्लक्स निर्माण कर रहा है वो है φ2, यानी 12,000 माइनस 2,000 वोल्ट मीटर का फ्लक्स अंदर ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो हो रहा है 10,000 वोल्ट मीटर का फ्लक्स। अब 10,000 वोल्ट मीटर का फ्लक्स बनाने के लिए कितना चार्ज चाहिए, तो गॉस थ्योरम लगा दो। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तुम्हें कितना फ्लक्स चाहिए, हमने बोला 10,000 बनवाना है या बना रहा है वो, तो 10,000 यहाँ रखो तो पता पड़ जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, तो क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू 1000 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10 टू द पावर -12। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमको मिल जाएगा 885। ठीक है, पॉइंट हटा, नीचे 2 0 हुआ, 8850। या फिर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो सीधे लिखो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर 3 0 कम कर दो, -9 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इतना चार्ज अंदर एनक्लोज है जो अंदर से ही फैक्ट्री खोल के बैठा है और बाहर बेच रहा है। तो ये इधर से आ रहा है और अंदर इतना चार्ज होगा। कोई सी भी इमेजिनरी सरफेस है, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बता दिया। चलिए इसका क्वेश्चन नोट कर लें, नीचे ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नोट करें, सॉल्यूशन भी कर लें नोट, नीचे ले रहा हूं। और
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, इन द फॉलोइंग फाइंड आउट द इमर्जिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1 S2। ये सरफेस S1 है, इधर साइड S2 है कहीं पे, और इसने पूछा है कि कितना फ्लक्स बन रहा है S1 S2 में। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, अपने को गॉस थ्योरम आ ही गया लगाना, तुरंत लगा देते हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है कि S1 S2, ठीक है, तो S1 तो ये है सरफेस, इसमें से कितना फ्लक्स है, तो S1 जब सरफेस है तो उसका एनक्लोज फ्लक्स देखो, सिर्फ एनक्लोज चार्ज देखो, तो S1 में से फ्लक्स, तो फ्लक्स थ्रू S1 इज इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और Q यानी कि Q1, क्योंकि इतना ही एनक्लोज है, बचा हुआ तो सब अड़ोस पड़ोस में है, उससे हमको क्या लेना देना। और Q1 की वैल्यू उसने दे रखी है 1 मिली कूलाम, तो इट इज़ 1 इंटू 10⁻³ कूलाम, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट अभी बताया 8.8 इंटू 10⁻12, अप्रॉक्सीमेट कर दो थोड़ा सा, तो इससे जो फ्लक्स आएगा इट इज़ फ्लक्स थ्रू दी सरफेस S1, तो 1/8.8 इंटू 10⁻³ प्लस 12 इज 9। इतना क्या यूनिट आई थी पिछली बार, फ्लक्स की यूनिट अपन ने लिखी थी वोल्ट मीटर, इतने वोल्ट मीटर, और भी बहुत सारी यूनिट हो सकती है, वो डायमेंशनली बन जाएगा। तो ये फ्लक्स आया इस S1 से। ठीक है, अब अगर उसने पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस S2, तो S2 सरफेस देखो कहाँ पे है, जहाँ कलर भर रहा हूँ वहाँ मत देखो, S2 सरफेस देखो कहाँ है तो S2 सरफेस जो है वो ये है, तो इसके अंदर ये दो चार्ज पड़े हैं ना, बस इसी का निकालना है। और ये Q4 क्या करेगा, तो बैठ के ताली बजाएगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बाहर ही है ना इन सरफेसेस से। अगर S4 बोलते तो Q4 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला ही नहीं, S2 बोला, S2 बोला है तो ये है, ये S2 है, तो S2 के कारण कितना निकलेगा, तो S2 के कारण कैलकुलेशन करेंगे तो हम बोलेंगे फ्लक्स थ्रू S2 सरफेस इज इक्वल टू Q3 अपॉन इप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, चार्ज का साइन लेते हैं, तो 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया मैंने, Q3 माइनस में -3 मिली 10⁻³ तो माइनस में ही लगाना, चार्ज का साइन लेना इसमें। ठीक है, और यहाँ पे Q2 जो है वो 2 मिली कूलम है, तो 2 इंटू 10⁻³ हो गया। इसका मतलब इससे निकलने वाला फ्लक्स -1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्योंकि ये दोनों इतने हो गए। अब 8.8 इंटू 10⁻12 होता है, इससे क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 1/8.8 इंटू 10⁻³ प्लस 12, वो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो -1/8.8 इंटू 10⁻⁻⁻9 प्लस का 9 वोल्ट मीटर। लेकिन ये फ्लक्स माइनस में आया, ये वाला प्लस में आया था। ठीक है, ये फ्लक्स ही माइनस में आ गया, इसका मतलब फाइनली फील्ड लाइंस अंदर जा रही है कि बाहर जा रही है। अगर फ्लक्स टोटली माइनस में आ गया तुम्हारा, ये वाला फ्लक्स ब्लू वाला जो हिस्सा मैंने बताया, तो इसका जो फ्लक्स आ गया माइनस में, इसका मीनिंग क्या है, तो अगर अपन प्लस Q चार्ज कंसीडर करते हैं तो फ्लक्स बाहर जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन -Q चार्ज कंसीडर करते हैं तो फ्लक्स अंदर आ रहा होता है। इसका मतलब ओवरऑल फ्लक्स निगेटिव है। निगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें एंटर कर रही होंगी। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर कर रही होंगी तो ही निगेटिव फ्लक्स आएगा। तो ये जो निगेटिव फ्लक्स आया है, इसका रीज़न इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर एंट्रिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर कर रही होगी इसमें। ठीक, चलिए लिख लीजिए फटाफट। चलिए पॉज का बटन दबाएं, लिख लें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक अपना जो है वो चल रहा है, अभी और चलेगा थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। लोगों को कठिन लगता है टॉपिक, पर इतना कठिन नहीं है गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम के और क्वेश्चन आगे करेंगे फ्लक्स पे बेस्ड अगली क्लास में।